बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कल्बे हैदर है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और आप कर भी रहे हैं। दोस्तों की बहुत रिक्वेस्टें आती रहती हैं, आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो रहा होगा इस चैनल से। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे ICD-10 से। ICD-10 बेसिकली इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है जो WHO का बनाया हुआ है और बहुत सारे ममालिक से इसमें इनपुट लिया गया था और फिर इसे डेवलप किया गया था। तो इसमें हम आज ये देखेंगे कि इसमें ये एक बेसिकली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, रिसर्च डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ना। इसमें शिज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करने की कुछ अलामात लिखी हुई हैं जो अमूमन दुश्वार होती हैं लोगों के लिए समझना। स्पेशली ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जो लोग मेडिसिन से या और किसी डिपार्टमेंट से साइकेट्री में रोटेशन पे आते हैं, या हमारे जो नए आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट साइकेट्री में, और वो साइकोलॉजिस्ट जो रोटेशन पे आते हैं साइकेट्री में, इंटर्नशिप के लिए आते हैं साइकेट्री में या कई क्लिनिक्स पे पेशेंट देखते हैं, तो बड़ी दुश्वार होता है उनके लिए डायग्नोस करना शिज़ोफ्रेनिया को। बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे उसकी इक़साम यहाँ लिखी हुई है: पैरानॉइड, हर्बीफेरनिया, कैटाटोनिया, डिफरेंशिएट टाइप ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्में अब कहा जाता है कि सिर्फ शिज़ोफ्रेनिया ही कहें आप, और ये लेकिन ये सारी टाइप्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। ICD-10 को चुना इसलिए कि ये बड़ा आसान है इसको समझना, इसमें बड़ी डिटेल में दिया हुआ है। DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल में भी बहुत आसान है उसमें, लेकिन उसमें इतनी डिटेल नहीं दी हुई सिम्टम्स की, तो मैंने चाहा कि आज ICD-10 डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे DSM भी डिस्कस करेंगे ना। तो ICD-10 ने बेसिकली इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक ये है 1 और 2, ये नीचे आ गया होगा 2। तो अब ये जो 1 है इसमें तकरीबन 4 अलामतें हैं, इसमें से कोई एक अलामत हो 1 महीने के लिए, जबकि DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ये कहता है कि अलामतें जो हैं वो 6 महीने के लिए हों, जिसमें से 1 महीना एक्टिव सिम्टम हो, तो हम डायग्नोस करेंगे कि ये इसको शिज़ोफ्रेनिया है। लेकिन ये ICD-10 कहता है कि 1 महीने में हम डायग्नोस कर सकते हैं। इसी तरह जो इसका 2 है उसमें भी 4 अलामतें हैं, लेकिन उसमें से एटलीस्ट 2 होनी चाहिए जब हम डायग्नोस करेंगे कि उसको शिज़ोफ्रेनिया है। इसी तरह हम इन अलामतों पे अब बात करना शुरू करते हैं। तो इसमें पहली है थॉट इको, थॉट इंसर्शन, विड्रॉल, ब्रॉडकास्टिंग। अब थॉट इको बेसिकली क्या होता है कि शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो होता है उसे हेलुसिनेशंस होती हैं। अब हेलुसिनेशन कई किस्म की होती हैं उसको, लेकिन ऑडिटरी हेलुसिनेशन इसमें प्रोमिनेंट होती हैं। तो अब ऑडिटरी हेलुसिनेशंस की भी बहुत सारी टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप्स की वो होती है। तो ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को कि जिसे हम कहते हैं जंडन क्लाट डिवर्डन ना, मतलब ये होता है कि उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, मतलब जो वो सोचता है वो उसे सुनाई देता है, उसको सोचें आती हैं उसे सुनाई देती रहती हैं, वो सोचे सोचने के बाद सुनाई दें, तो ये थॉट इको कहलाएगा। सोच लिया अब सुनाई दे रहा है, थॉट इको। इको में यही होता है ना, साउंड जाता है फिर वापस आता है, ये हो गया थॉट इको ना। थॉट इको में इस तरह से होता है कि वो सोच लेता है, बाद में उसे सुनाई देता है। थॉट इंसर्शन में ये होता है कि वो कहता है कि ये सोचे उसकी नहीं है, ये बाहर से कोई, आउटसाइड से कोई उसके अंदर दिमाग में डाल रहा है। इसी तरह विड्रॉल है कि दिमाग से सोचें निकाल लेता है, उसकी जो सोचें हैं वो दिमाग से निकाल ली जाती हैं। थॉट ब्रॉडकास्टिंग, दूसरों को पता चल जाती हैं, ब्रॉडकास्ट हो जाती हैं, मतलब दूसरों, वो जो सोचता है वो दूसरों को पता चल जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ठीक है, तो इनमें से 3-4 ये जो अलामतें हैं, इनमें से कोई एक भी हो इनमें से, तो वो हम कहेंगे कि भाई ये शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। ए में जो 3-4 चीज़ें ये हों तो हम कहेंगे कि ये शिज़ोफ्रेनिया है, एक पे इस पर डायग्नोज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह बी है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मतलब वो ये कहेगा कि उसकी हरकत, सकनात, उसकी बातें करना, उसका चलना फिरना, सब कुछ जो है वो किसी और के कंट्रोल में, ये वो खुद नहीं कर रहा। इसको इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। पैसिविटी फिनोमिना भी कहते हैं, क्योंकि वो खुद पैसिव हो जाता है, दूसरा एक्टिवली उसे कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, यही सारी चीज़ें वो क्लियरली कहता है कि ये उसकी बॉडी और लिम्ब मूवमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि वो हाथ हिला रहा है, वो चल रहा है, वो फिर रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, ये वो खुद नहीं कर रहा। और ये जो सोचे उसको आ रही हैं, ये वो खुद नहीं कर रहा, बल्कि बाहर से कोई उसके जहन में डाल रहा है, और वो बाहर से ही कोई उसने कंट्रोल किया हुआ है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको, और वही उससे करवा रहा है, ये वो खुद नहीं कर रहा है। इसी तरह उसे सेंसेशंस, एक्शंस, उसकी डिफरेंट चीज़ें होंगी। इसी तरह इसमें आप एक देख रहे होंगे लिखा है डिल्यूजनल परसेप्शन। अब डिल्यूजनल परसेप्शन में ये होता है कि इवेंट जो होता है वो ओरिजिनल होता है, कोई भी एक इवेंट होगा वो ओरिजिनल होगा, लेकिन उस इवेंट की जो परसेप्शन होगी वो डिल्यूजनल हो जाएगी उसमें। अब मिसाल के तौर पे कोई एक शख्स आता है और वो किसी को एक लिफाफा देता है, तो वो लिफाफा देख के वही समझेगा कि इसमें मेरी मौत का पैगाम है, या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं मर जाऊँगा। तो इवेंट ओरिजिनल था, वो बंदा आया, उसने उसको आके लिफाफा दिया। अब जिसने लिफाफा लिया उसकी
उसकी परसेप्शन डिल्यूजनल हो गई उस लिफाफे को लेकर, और वो कुछ और समझने लगा, तो इसलिए उसको डिल्यूजनल परसेप्शन। इसी तरह डिल्यूजनल मेमोरीज़ भी होती हैं, वो भी हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह सी इसका है हेलुसिनेटरी वॉइसेस। अब हेलुसिनेटरी वॉइसेस कई किस्म की होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये जो फर्स्ट पर्सन जिसे मैंने कहा है, बेसिकली वो कहते नहीं उसे फर्स्ट पर्सन, लेकिन चूंकि फर्स्ट पर्सन इंसान खुद होता है ना, जो पेशेंट है वो खुद होता है फर्स्ट पर्सन, तो उसको अपनी ही सोचें सुनाई दे रही हैं, जेंडन क्लार्ड डिवर्डन, सोचने के बाद सुनाई दे रही हैं। इकोडेला पेंसे या थॉट इको, ऊपर आपने देखा, इसको इकोडेला पेंसे भी कहते हैं कि वो सोच लिया उसके बाद उसे सुनाई दे रहा है। अब कुछ ये तो हो गई, वो उसको अपनी सोचें ही सुनाई दे रही हैं। अब ये हो गया उसे कोई और आवाज़ आ रही है जो उसे अब्यूज़ कर रही है, हुक्म दे रही है, यहाँ चले जाओ, ये कर लो, उसकी हरकत और सकनात पे बातें कर रही है, तो वो रनिंग कमेंट्री हो जाएगी। जैसे अब इसने चाय पी ली, अब ये चाय पी के उठा, चलने लगा, पानी पी लिया, सलाम कर रहा है, ये कर रहा है, बाल बना रहे हो, यूँ कर रहे हो। अब ये कभी एक आवाज़ होती है, कभी दो आवाज़ें होती हैं जो आपस में उसको डिस्कस कर रही होती हैं। जब दो आवाज़ें आपस में उसे डिस्कस करेंगी तो हम कहेंगे थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। देखिए, फर्स्ट पर्सन वो खुद था, सेकंड वो जिसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो वो सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन होगी। अब थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन में ये होता है कि दो लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, और थर्ड मतलब फर्स्ट पर्सन वो खुद है और दो लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सेकंड और थर्ड हो गए। तो इस तरह थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन होती है उसको, कि दो लोग उसके बारे में उससे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह उसको आवाज़ें जिस्म के और हिस्सों से भी आ सकती हैं, जैसे उसको पीठ में से कोई आवाज़ आ सकती है, दिल में से कोई आवाज़, जिस्म के और हिस्सों में से उसे हेलुसिनेशन वॉइसेस आ सकती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसमें से कोई अगर अलामत हमें मिलेगी तो हम कहेंगे कि भाई ये शिज़ोफ्रेनिया की अलामत है। इसी तरह उसे कोई और परसिस्टेंट डिल्यूजन हो, डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन हम उसे कहते हैं जो फॉल्स होता है, फिक्स्ड होता है, अनशेकेबल होता है। ऐसा बिलीव होता है जो फॉल्स हो, फिक्स्ड हो, अनशेकेबल हो, कंट्ररी टू रैशनल आर्गूमेंट हो, इसको हम कहते हैं डिल्यूजन। अब इसमें जो डिल्यूजन होगा वो कल्चरली इनअप्रोप्रिएट होगा, मतलब उस कल्चर में जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगी, कम्प्लीटली इम्पॉसिबल होगा। जैसे अभी कोई बात करे एलियन से मैं कांटेक्ट में हूँ, तो ये अप्रोप्रिएट बात नहीं है ना, मतलब ये तो अभी तो एलियंस का पता ही नहीं चला है और वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है। या वो कहे कि मैं वेदर को कंट्रोल कर सकता हूँ, या वो कहे कि जी मैं मुट्ठी खोलूँगा, मुट्ठी बंद करके बैठा हुआ है, आपने कहा भी क्या हो गया, मुट्ठी क्यों बंद करके, कह लगे मुट्ठी खोलूँगा ज़लज़ला आ जाएगा, ज़मीन फट जाएगी। या मैं कहीं का बादशाह हूँ, अब ये बादशाह वाला दौर ही नहीं, तो वो क्या जी मैं कहीं का बादशाह हूँ और आप उससे रैशनल आर्गूमेंट करें तो भी वो अपनी बात पे कायम रहे, तो ये डिल्यूजनल होता है बेसिकली ना, ये डिल्यूजन होता है। तो इसी तरह के और बहुत सारे उसके अंदर डिल्यूजन्स हो सकते हैं। जिस तरह वो ये कह सकता है कि कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, वो उसके पीछे लगे हुए हैं, या कुछ ऐसी रोशनियाँ हैं जो उसके पीछे लगा दी गई हैं, या जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई उसे मॉनिटर कर रहा है, मतलब इस तरह की बातें ना, मावराई बातें वो करने लगेगा, तो ये सारी डिल्यूजन में आती हैं। तो ये वो चार अलामतें जिनमें से कोई एक भी अलामत होगी तो हम कहेंगे कि उसको शिज़ोफ्रेनिया। इसी तरह आगे चलते हैं इसके पार्ट 2 में, इसमें से कोई दो अलामतें होनी चाहिए, ये भी चार हैं तकरीबन, इसमें से कोई दो होनी चाहिए। अब इसमें पहली ये है कि परसिस्टेंट हेलुसिनेशन हो किसी भी मॉडलिटी की, रोज़ हो 1 महीने तक, और उसके साथ डिल्यूजन हो। अब डिल्यूजन फ्लीटिंग भी हो सकता है, फ्लीट करे, या आधा बना हुआ हो, फुली फॉर्म ना हो, मतलब वो पूरी बात, मतलब डिल्यूजन इस तरह से होता है ना कि वो कहता है कि जी चाँद से कुछ लोग आए हुए और उन्होंने मेरे पीछे रेज़ लगाई हुई है और वो सैटेलाइट के ज़रिए मेरा पीछा कर रहे हैं। अब हाफ फॉर्म में ये होगा कि वो आधी बात बताएगा, कुछ लोग हैं जो पीछा कर रहे हैं, भाई कैसे कर रहे हैं ये नहीं बता पाएगा, ठीक है। आधी फुली फॉर्म कैप्सुलेटेड डिल्यूजन नहीं होगा उसका। इसी तरह फ्लीट करेगा, एक बात करेगा फिर दूसरी बात करेगा, जैसे वो कि जी पीछा कर रहे हैं, अच्छा मैं तो, मेरे पास तो ये ताकत है, मैं अगर किसी को दुआ दे दूं तो उसका ये हो जाता है, या मेरे पास ये इस तरह, मतलब फ्लीट करेगा, एक जगह नहीं रुकेगा उसका डिल्यूजन ना, तो इसको हम कहते हैं फ्लीटिंग, ठीक है। इसके साथ ओवर वैल्यू आइडियाज़ भी उसको हो सकते हैं, ठीक है। ओवर वैल्यूड आइडिया बेसिकली इस तरह से होते हैं कि किसी आइडिया को एक कल्चर, एक सोसाइटी ओवर वैल्यूड कर देती है। जैसे हम अमूमन कहते हैं जी काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ बुरा हो जाएगा, या गाड़ी के पीछे काला कपड़ा लटकाने से, या रिक्शे के पीछे जूता लटकाने से, या काला टीका लगाने से बलाओं का सामना नहीं होता, वो टल जाती हैं। तो इस तरह की बातें जो होती हैं जिनको एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉलो करता है, उसे ओवर वैल्यू आइडिया कहते हैं। तो वो भी इसके साथ मौजूद होगा। इसी तरह न्यूलॉगिज्म होगा, नई ऐसा अल्फाज, ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ड बोलेगा जो उस कल्चर में नहीं बोला जाएगा, वहाँ उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, ठीक है। मतलब ना और कोई ज़बानें जो वहाँ बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, उनमें कोई उसकी मीनिंग होगी, और ना वो उस कल्चर में उसकी मीनिंग होगी। इसी तरह उसकी सोचों में रुकावट होगी ना, ब्रेक
आएगी, जो उसकी सोच है ना उसमें ब्रेक आएगी। इसी तरह इनकोहेरेंसी हो जाएगी, उसमें ब्रेक आएगी। बाज़ दफ़ा लूज़ करने लगेगा वो बात को, एक बात को चलेगा लेके वो दूसरी बात से कनेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। वो मतलब एक बात जो दूसरी बात करेगा वो उससे कनेक्टेड नहीं, तीसरी बात तो बहुत लंबी करेगा लेकिन वो एक दूसरी बातों से कनेक्टेड नहीं होगी, तो उसको हम लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन कहते हैं या इररिलेवेंट स्पीच कहते हैं। कोहेरेंस नहीं होती उनमें, मतलब इस तरह से होता है ना कि एक बात होती है उसमें कनेक्शन होता है दूसरी बात, बातें तो उसने बहुत की लेकिन उसमें कनेक्शन था। जैसे अब मुझे भूख लग रही है, हाँ आई एम हंग्री, हंग्री तो एक शहर है, वो एक मुल्क है, मुल्क तो बहुत सारे होते हैं इस तरह, तो ये बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन अभी इसी तरह अगर वो लूजनिंग पे आ जाएगा तो बात एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगी। इसी तरह जी पॉइंट जो इसका है तीसरा, उसमें कैटाटोनिक बिहेवियर है। जैसे कैटाटोनिया में बाज़ दफ़ा एक पॉस्चर वो डेवलप कर लेता है जो पॉसिबल नहीं होता, ऐसा पॉस्चर होता है जो काफ़ी देर तक वो अडॉप्ट कर रहता है, जो डिफ़िकल्ट हो अडॉप्ट करना काफ़ी देर तक। इसी तरह उसमें एक्साइटमेंट भी हो सकती है, उसमें वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी निकला है मोम से ना, वैक्स की तरह फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब जो शेप आप उसे दे देंगे उस शेप में वो मुड़ के खड़ा हो जाएगा। नेगेटिविज्म होगा, जो आप कहेंगे वो नहीं करेगा। म्यूट होगा, आप उससे बात करेंगे वो जवाब नहीं देगा। स्टूपर और कैटाटोनिक बिहेवियर ये मोर और लेस सेम तरह का होता है ना। इसमें आप स्टिमुलाई देते हैं, स्टूपर में आपको रिस्पांस नहीं मिलता। हाँ, शदीद आप पेन का स्टिमुलाई देंगे तो आपको रिस्पांस मिल जाएगा। थोड़े जैसे आपने जाके सलाम किया, उसे बात की, थोड़ा सा हिलाया जुलाया, रिस्पांस नहीं आता। लेकिन आप पेनफुल स्टिमुलाई देंगे तो रिस्पांस आ जाता है। अब मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखा देता हूँ कैटाटोनिया की। ये आप देखें स्टूपर की पिक्चर्स, ये इस तरह का, ये जो पोस्चर इसने बनाया हुआ है ये बेसिकली स्टूपर का पोस्चर है। इस तरह कैटाटोनिया में भी यही होता है, ठीक है। ये देखें एक टांग पर बड़ी डिफ़िकल्टी से ये खड़ा हुआ है, देखें हाथ इसने क्या, ये हाथ जैसे हैं, ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। इसी तरह ये आप देखें कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ है और इसका आपने देखा, ये आपने ये आप देखें ये किस तरह से इसने अपने आप को टेढ़ा किया हुआ है। इसमें ये सारे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है इस तस्वीर में, ठीक है। इसी तरह और ऊपर चले जाएँ, ये साइकोलॉजिकल फ्लो भी बना लेते हैं इस तरह कि मतलब ये तो इसके तो खैर सर के नीचे तकिया रखा हुआ है, उसमें तकिया नहीं होगा सर के नीचे, और फिर भी उसका सर ऐसे रखा हुआ होगा जैसे कोई तकिया रखा है नीचे। जैसे ये ऊपर वाली तस्वीर में आप देख रहे हैं तो वो इस तरह से सर के नीचे तकिया नहीं होगा, लेकिन सर उसने ऐसा रखा हुआ होगा जैसे उसके सर के नीचे कोई तकिया है। तो ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट पोस्चर में वो काफ़ी देर तक खड़ा रहेगा, तो उसको हम कहते हैं कैटाटोनिया या स्टूपर। इसी तरह नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, उसके अंदर एपैथी होती है, चेहरे पे कोई तासुरात नहीं होते। बाज़ दफ़ा वो जवाब नहीं देता, जिस तरह म्यूटिज़म है, या बहुत कम बात करता है, पाउसिटी ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें वो जवाब ही नहीं देता, बहुत कम जवाब देता है, इसको पॉवर्टी ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ब्लंट होता है उसका चेहरा, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं होता उसके चेहरे पे, ठीक है। लेकिन वो डिप्रेशन की वजह से ना हो, या न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन आपने कोई दे दी है, हैलोपेरिडोल, कोई रिस्प्रिडोन, इस तरह की आपने कोई दवा दी है, उसकी वजह से जो एक फेस हो जाता है पार्किंसंस लाइक फेस या मास्क फेस हो जाता है, वो ना हुआ हुआ उस दवा के अलावा इस तरह का फेस हो, तो हम उसे कहेंगे ब्लंटिंग या इनकॉन्ग्रुएंटी ऑफ इमोशनल रिस्पांस, कि इमोशनल रिस्पांस नहीं है, ठीक है। ये वो अलामतें हैं जिनमें से मतलब एक इसमें से अगर EFGH में से कोई 2 का होना ज़रूरी है तो फिर हम कहेंगे कि ये इसको शिज़ोफ्रेनिया है। और ऊपर वाली जो अलामत मैंने आपको बताई उनमें से किसी एक अलामत का होना ही इस बात की दलील है कि उसे शिज़ोफ्रेनिया है। अब ICD-10 में इसी तरह से है, फिर आगे भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। जैसे आगे फिर ये डिफरेंटली बताएंगे कि पैरानॉइड में फिर क्या ख़ास चीज़ होती है। जैसे पैरानॉइड में जो बाकी सिम्टम हैं शिज़ोफ्रेनिया के, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के, वो मैच करेंगे, लेकिन उसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन जो होगी वो होगी, लेकिन वो मतलब स्पेशल कोई मिशन होगा, कोई बॉडीली कोई चेंजेस होंगी, या थ्रेटनिंग कमांड वॉइसेस होंगी, या हेलुसिनेशन होगी, या सेक्सुअल कोई होगी, या बॉडीली सेंसेशन होगी। मतलब वो स्पेसिफिकली ऐसा होगा जिसमें उसको ये होगा कि उसके कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको कोई पीछे लगा हुआ है, उसका कोई ताक़ुब कर रहा है, या ख़ास तौर पे उसके पीछे लगे हुए, इस तरह की कोई ना कोई बात होगी, तो वो उसको हम फिर पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में ले आएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और जो सवालात हों वो आप इसमें मुझे वीडियो में बता सकते हैं और मैं उनके फ़र्दन आपको जवाब देता रहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी इंशाल्लाह करूँगा। बीच में गैप आ गया बरसातों की वजह से, फिर ये सैलाब की सूरत हाल थी,
अब मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूँ, तो वो भी इसी तरह से होगी। ये सामने आपके सवालात चल रहे होंगे और मैं इनके जवाब आपको देता रहूँगा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड फिर शिज़ोफ्रेनिया की करेंगे। थैंक यू।